हेलो एवरीवन, आप सभी का आरआरबी एनटीपीसी के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आइए फटाफट अभी तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं 5 और 6 को, तो आइए सारे देख लेते हैं। आप लोग भी एक बार देख लीजिए सारे क्वेश्चंस, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी या कंकरीली मिट्टी। तो ये आपको अच्छे से पता है कि जो चिकनी मिट्टी होती है, क्ले होती है, इसकी जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। आइए अदर फैक्ट भी देख लेते हैं। आगामी एनटीपीसी शिफ्ट के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? चिकनी मिट्टी की विशेषताएं क्या होती है? यह बहुत ज्यादा यह बहुत महीन कणों से बनी होती है। इसमें जल धारण क्षमता इसकी सबसे अधिक होती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है। चिकनी मिट्टी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो काली मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुर भी बोलते हैं और कपास मिट्टी या कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। अब मिट्टी से चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बाहर नहीं जाएगा। भारत में चिकनी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। किस फसल के लिए उपयुक्त है चिकनी मिट्टी? तो आपको पता है काली मिट्टी को बोलते हैं, तो ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, दलहन फसलों के लिए भी मानी जाती है। मूंगफली के लिए भी अच्छी मानी जाती है। कंपेयर करके देख लेते हैं कि तुलना मिट्टी और जल धारण क्षमता। तो बलुई मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है सबसे ज्यादा कम होती है, दोमट मिट्टी की मध्यम होती है और चिकनी मिट्टी की सबसे ज्यादा होती है जल धारण क्षमता। ये आपको बिना पढ़े ही पता है। जीके का ये क्वेश्चन, कांस फिल्म फेस्टिवल डैश में आयोजित किया जाता है? कहाँ आयोजित किया जाता है? इटली, अमेरिका, भारत या फ्रांस में? तो आपको पता है ये फ्रांस में किया जाता है। फ्रांस के कांस एक शहर है, वहां किया जाता है। अदर फैक्ट देख लेते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल हर वर्ष फ्रांस के कांस शहर में आयोजित किया जाता है। यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में से एक है। इस फेस्टिवल में दुनिया भर की श्रेष्ठ फिल्मों को प्रदर्शित किया जाता है। शुरुआत इसकी हुई थी 1946 से हुई थी और इसका मुख्य पुरस्कार है पाम डी ओर है और जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता है। दुनिया के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कौन से? एक तो कांस है जो फ्रांस में होता है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल इटली में होता है, बर्लिन जर्मनी में होता है, ऑस्कर अवार्ड अमेरिका में दिए जाते हैं और आईफा और फिल्म फेयर भारत के प्रसिद्ध अवार्ड्स हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कौन सा है? वेनिस है, 1932 इटली। कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में है, कांस शहर में। पाम डी ओर किसे दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म को। भारत की पहली फिल्म कांस में दिखाई गई थी, नीचा नगर, 1946 में। संविधान संशोधन से देख लेते हैं क्वेश्चन की संविधान संशोधन 105 से 105 से किससे संबंधित है? जीएसटी से है, चुनाव आयोग से है, एसईबीसी से है, पिछड़ा वर्ग से या कृषि कानून से? तो इसका राइट आंसर है पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। ये सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित है। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 से जुड़ी जरूरी बातें। सबसे पहली बात 2021 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना और उन्हें अधिसूचित करने की राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को बहाल करना। आर्टिकल देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 342 342 के खंड 1 और 2 को संशोधित किया गया। इसमें नया खंड 3 जोड़ा गया जिससे राज्यों को यह अधिकार मिले। यह संशोधन राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार देता है। 105वां संविधान संशोधन। इससे पहले यह अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास था। 105वें संविधान संशोधन ने यह शक्ति राज्यों को फिर से प्रदान कर दी है। ये आ सकता है आपकी 105वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या है, आर्टिकल कौन सा है, ये सारी चीजें।
किस संशोधन ने राज्य सरकारों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार पुनः दिया है? तो 105वां संविधान संशोधन है, अमेंडमेंट बोलते हैं जिसको। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ये आपको अच्छे से पता है, जूल है। ऊर्जा से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें, एनर्जी से जुड़ी परिभाषा देख लीजिए। ऊर्जा की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये आपकी लूसेंट में अच्छे से दिया। ये सारी चीजें आप, मात्रक हो गया, बल का मात्रक हो गया, ये सारी चीजें लूसेंट एक बार रिवाइज करके जरूर जाइए आप लोग, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीधे मिलेंगे उससे। ऊर्जा एक अदिश राशि है। एसआई मात्रक ऊर्जा का जूल है। संभावित क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, एक जूल कितने बराबर होता है, और ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश या सदिश है? तो आपको अभी बताया गया कि अदिश राशि है। किस भौतिक राशि को कार्य करने की क्षमता कहा जाता है? तो ऊर्जा को कहा जाता है। हिस्ट्री से क्वेश्चन देख लीजिए। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? 1905 में, 1906 में, 1909 में या 1911 में? तो ये 1911 में किया गया था। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बंगाल विभाजन से जुड़ी जरूरी फैक्ट है। घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को। प्रभाव में 16 अक्टूबर 1905 में आया था। वायसराय इस समय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। रद्द 1911 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा तीव्र विरोध, स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रवाद की भावना के चलते इसको रद्द किया गया था। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ ये। बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन किसने रद्द किया? कर्जन के टाइम हुआ था, ये याद रखना। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम रद्द किया गया था। कब रद्द किया गया? 1911 में रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? अजीत डोभाल, प्रमोद कुमार मिश्रा, शक्तिकांत दास या एनके सिंह? तो राइट आंसर है प्रमोद कुमार मिश्रा है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव से जुड़े तथ्य देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। प्रमोद कुमार मिश्रा भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी है। 1972 बैच के गुजरात कैडर से आईएएस अफसर है। उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम किया, पहले गुजरात और फिर केंद्र सरकार में। 2023 में भी दोबारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया इन्हें। आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों का विशेषज्ञ भी माना जाता है इनको। क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये देख लीजिए आप एनटीपीसी में। प्रधानमंत्री का वर्तमान सचिव कौन सा है? प्रधानमंत्री का वर्तमान सचिव कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा किस कैडर के आईएएस है? तो ये गुजरात कैडर से है। प्रधान सचिव की भूमिका पूछी जा सकती है, तो प्रधानमंत्री को प्रशासनिक सहायता देना, नीति निर्माण में सहयोग करना। गेम से क्वेश्चन आ गया है। खेल से हाल ही में 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन से बन गए हैं? ऑप्शन है लियोनेल मेसी, पेले, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार। तो आपको पता है ये रोनाल्डो है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आधिकारिक मैचों में 900 गोल करने वाले दुनिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। यह उपलब्धि उन्होंने यूईएफए नेशंस लीग में क्रोएशिया के खिलाफ मैच में हासिल की। रोनाल्डो पुर्तगाल के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह कारनामा लिस्बन में खेले गए मैच में किया, और रोनाल्डो 5 बार के बैलन डी ओर विजेता भी रह चुके हैं। आपसे क्या सवाल पूछा जा सकता है? 900 आधिकारिक गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन हो सकते हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से है? ये पूछा जा सकता है। रोनाल्डो ने 900वां गोल किस टीम के खिलाफ किया था? तो क्रोएशिया के खिलाफ किया था। यूईएफए नेशंस लीग किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन आ गया। पालीगर का आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। पालीगर का विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध किस प्रेसिडेंसी में हुआ था?
तो बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी या पंजाब प्रांत में? तो ये हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी। पालीगर विद्रोह से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इस विद्रोह को पोलियाकर विद्रोह भी कहा जाता है। 1799 से 1805 के बीच हुआ। तिरुनेलवेली, डिंडीगुल, मालाबार क्षेत्रों में हुआ था, मतलब साउथ में हुआ था ये। कारण इसका था अंग्रेजों द्वारा जमीन की जबरन वसूली नीति, दमनकारी भू राजस्व प्रणाली, पालीगरों स्थानीय सरदारों की शक्तियों। क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं आपसे? पॉलीगर विद्रोह किस कालखंड में हुआ था? 1799 से 1805 में हुआ। पोलीगर विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? तो पोलियाकर विद्रोह भी बोलते हैं। कारण क्या था? भू राजस्व नीति, अंग्रेजों की दमनकारी। पोलीगर विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? आपको बता चुकी हूँ, तिरुनेलवेली, डिंडीगुल और मालाबार। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर बोला जाता है पुरानी जलोढ़ को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। बांगर मिट्टी ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है या कठोर होती है और इसमें चूना तथा कंकड़ पाए जाते हैं। बांगर उपजाऊ तत्वों की मात्रा इसमें कम होती है, बार बार बाढ़ से प्रभावित नहीं होती है। नई जलोढ़ को, जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर बोला जाता है, जो नदी के किनारे निचले क्षेत्रों में पाई जाती है, अत्यंत उपजाऊ होती है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, एलोवियल सॉइल है। खादर और बांगर में क्या अंतर है, ये पूछा जा सकता है। जलोढ़ मिट्टी किन फसलों के लिए उपयुक्त होती है? कौन सी मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी भारत की कृषि की रीढ़ है। बांगर पुरानी जलोढ़ है, खादर नई जलोढ़ है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अभिधम्य पिटक में कौन सा अध्ययन शामिल है? तो अभिधम्य पिटक में है, अभिधम्य पिटक मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के सिद्धांत, दर्शन, मनोविज्ञान और तत्व मीमांसा का अध्ययन शामिल है इसमें। यह पिटक बौद्ध धर्म के सूत्र पिटक में दिए गए उपदेशों की व्याख्या करता है और उन्हें एक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है। और क्या पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे त्रिपिटक है तो इसके 3 भाग हैं। विनय पिटक है, नियमों का संग्रह, इसमें सूत्र पिटक गौतम बुद्ध के उपदेश हैं। अभिधम्य पिटक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण शामिल। अभिधम्य पिटक को बौद्ध धर्म का दार्शनिक आधार कहा जाता है। यह पिटक हीनयान शाखा के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन सा है? तो यहाँ हम देखते हैं कि वरुण भारत का पहला यात्री ड्रोन है। यह ड्रोन भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। वरुण ड्रोन को एक भारतीय स्टार्टअप द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसे भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया गया है। इस ड्रोन में एक व्यक्ति को ले जाने की क्षमता है। वरुण, यह भारत का पहला पैसेंजर ड्रोन है, यानी इसमें इंसान को बिठाया जा सकता है। यह ड्रोन डिफेंस टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भर भारत अभियान का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक होर अश्वत्थामा के लिए डोगरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है 2024 का चमन अरोड़ा को। इन फैक्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड और भी क्या पूछा जा सकता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत का एक प्रमुख साहित्यिक सम्मान है। डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। एक होर अश्वत्थामा एक डोगरी भाषा की महत्वपूर्ण कृति है जो सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों पर आधारित है। 2024 में डोगरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार चमन अरोड़ा को दिया गया। ये सब आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हिस्ट्री से आ गया कि भील विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ हम देखते हैं कि भील विद्रोह 1818 में हुआ था। इससे इंपॉर्टेंट और फैक्ट देख लेते हैं। तो भील विद्रोह है तो भील विद्रोह मध्य भारत के आदिवासी समुदाय भील द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। यह विद्रोह 1818 में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में फैला। इस आंदोलन की मुख्य वजह थी अंग्रेजों द्वारा जमीन और जंगलों पर अधिकार जमाना। भील विद्रोह को भारत के पहले जनजातीय विद्रोह में गिना जाता है। क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमि नियंत्रण के लिए मुख्य अधिकारी कौन था?
तो इसका राइट आंसर है अग्रहारिक होता था। फैक्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अग्रहारिक वह अधिकारी होता था जो अग्रहारों या ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि का प्रभार संभालता था। यह सुनिश्चित करता था कि भूमि का सही तरीके से उपयोग और प्रबंधन हो। भूमि दान और प्रशासन गुप्त शासन की विशेषताएं थी। इससे यह भी पता चलता है कि गुप्त काल में ब्राह्मणों को विशेष स्थान दिया जाता था। ये सारे क्वेश्चन जो भी आए हुए मैंने अभी कराए, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग जरूर देख लेना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।